मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा अपना ड्रेसिंग रूम से निकल के आया और उसने इतने मतलब मिलियंस में लोग बैठे और उनको आके बोला कि काम डाउन, और सारे लोग चुप हो गए। तो 161 पेस का एक बॉलर है, कुछ दिन पहले उसका रिकॉर्ड बना है, आप उसको ऐसे कैसे मार सकते हैं? और अगली बॉल पे आप फिर उसको लेग पे फ्लिक करके मार रहे हैं। मेरी तबीयत नहीं ठीक रही, मैं रोना शुरू हो गया कि यार ये क्या मतलब आया है। मेरे दोस्त भी मेरे अगेंस्ट हो गए। तो हम शुरुआत करें आज की। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ से 32 साल पहले करीब एक 16 साल के लड़के ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने तकरीबन 32 साल पहले इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी, वो भी पाकिस्तान से। और आज हम पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं वो सीधा पाकिस्तान से जुड़े हैं। सो आसिफ भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक सब। सब बढ़िया। और कैसा माहौल है वहाँ पर? माहौल ठीक है, कोविड की वजह से पूरी दुनिया ही अफेक्ट ही रही है कोविड की। तो हम्म। अभी यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल होना शुरू हो गई है कुछ चलो, रिसेंट 1-2 मंथ से, लेकिन अब गुड बेहतर गुड, है। बेटर। सो ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। मेरे को खुद एक काफी अच्छा लगा कि मुझे मतलब एक इनवाइट किया गया ऐसे लोगों की तरफ से जो कि खुद एक सचिन के बहुत बड़े फैन हैं। मैं ढूंढ रहा था किसी को कि कोई मेरे को मिले जो जिससे मैं ऐसी इस टॉपिक पे बात कर सकूं, लेकिन फाइनली आप से बात हो गई। बस सचिन का फिनोमेना यही है कि दिल से दिल मिलते हैं, कनेक्शन से कनेक्शन मिलते हैं, और बस फिर कारवा बढ़ता रहता है। अब बिल्कुल ऐसे ही है, और इस केस में मैं समझता हूँ कि बाउंड्रीज कुछ नहीं है। बिल्कुल। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इसके उनके फैंस जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं, और उस उनकी कोई लिमिट नहीं है। हम्म। तो मैं कहते हैं वो 90s का दौर ही ऐसा था कि सबको सचिन ने एक तरीके से अपने आप से इंस्पायर कर दिया। और सब लोग उसी को फॉलो करने लग गए कि एक यंग खिलाड़ी एशिया से बाहर निकलता हुआ, शायद उसने एशिया का क्रिकेट ही चेंज कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो। टोटली चेंज हो गया, मतलब कि कहना चाहिए कि जब, क्योंकि हम जो इंडिया पाकिस्तान है, हमारा कल्चर सेम है, हमारी जुबान जो है वो सेम है। तो हमें अपना कोई हमारे कोई लोग जो है अगर कोई बढ़ के आता है सामने, तो हमें ज्यादा वो एक अच्छा लगता है एज हम्म। कम्पेयर कि हम अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि रिकी पॉन्टिंग या लारा ने ये करे, तो वो हमारे इतना इंस्पायरिंग नहीं होगा हम्म। कि अगर हम वसीम अकरम या सचिन की बात करें कि हमारे जैसे लोगों में से ही उठ के एक बंदा आ गया। लेकिन एक उसमें एक खासियत ये थी कि इतनी सी कम एज में जो उन्होंने परफेक्शन बिल्कुल। दिखाई ओवरऑल दुनिया को, बिल्कुल। एवरीवन वाज स्टन्ड कि जी ये इस बंदे में कुछ है। मेरे ख्याल से इसी को गॉड गिफ्ट कहते हैं और इससे उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट। सो आसिफ भाई, 90s का एक ऐसा दौर था जहाँ क्रिकेट एक अलग ही लेवल पे खेला जाता था। काफी टफ मैचेस बिल्कुल। होते थे, एज देयर वाज प्लेंटी ऑफ गुड प्लेयर्स इन ऑल टीम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड then there is India, where we have Sachin Tendulkar, who used to dominate single-handedly most of the time. So my question is, being from a different country and being a 90s kid, how your journey has been started with Sachin? मेरी जो पहली मेमोरी रही है वो 1999 की है। अच्छा। ज्यादा अच्छी नहीं थी पर्टिकुलरली सचिन के केस में, क्योंकि मैं उस टाइम 5-1 साल का था, और सडनली कहीं पता चलना शुरू हुआ वो जो 2-3 यॉर्कर्स इकट्ठे शोएब अख्तर ने डाले थे सचिन को, द्रविड़ को। तो देखा कि कोई आया। फिर उसका जब काउंटर अटैक देखा मैंने कोलकाता टेस्ट में, मतलब मुझे अभी थोड़े से ग्लिम्पसेस हैं कि कुछ हुआ था कोलकाता टेस्ट में, कोई रन आउट का कोई केस था। तो उसमें क्राउड जो था वो सारा बाहर आ गया और सडनली उनको आना पड़ा, और सबको रोका के जी और लोगों ने उसको एट्रीब्यूट किया कि अच्छा कोई अगर खुद आया है, और उसके कहने से वो सारे लोग जो है वो चले गए। तो ये एक जो चीज थी बीइंग फ्रॉम अदर कंट्री, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो काफी एक चेंजिंग लगा मेरे को। मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा अपना ड्रेसिंग रूम से निकल के आया और उसने इतने मतलब मिलियंस में लोग बैठे और उनको आके बोला कि काम डाउन, और सारे लोग चुप हो गए। तो ये जो पॉइंट था बेसिकली मेरे लिए एक था कि इस बंदे के बारे में देखो कि आगे करता क्या है, ये कौन है। फिर देखना शुरू किया 1999 की उस सीरीज के बाद। फिर चेन्नई टेस्ट का मुझे भी याद है कि वो बिल्कुल एक वन हैंडेडली जा रहा था, और सडनली वो उनके आउट होने से एकदम जो है ना वो लाइन गिर गई। फिर देखा कि यार ये पहले ऐसा कब हुआ था, तो 96 का पता चला कि 96 में भी ऐसा हुआ था कि वो उनका स्टंप होना था कि पीछे लाइन लग गई।
तो उससे एक चीज हमें पता लग गई कि एक बंदा जो है कि जैसे मार्क टेलर ने कहा था कि अगर इनको आउट कर लो, या रनाटुंगा की भी एक वर्ड्स हैं कि अगर इनको आउट कर लो तो आपको बाकी टीम ऑटोमेटिकली आउट हो जाती है। तो वो जो इम्पैक्ट रहा है थ्रू आउट, ये नहीं कि शुरू के 10 साल या आखिर के 5 साल, थ्रू आउट 24 ईयर्स के करियर में, वो एक बहुत ही तारीफ के काबिल है, जो कि भाई नॉर्मल किसी इंसान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल वही, मतलब जो 90s का दौर था, जो हम 90s के थे, हम जानते हैं कि वो सिचुएशन उस समय कैसी होती थी। जो अपोनेंट्स बिल्कुल होती थी वो इतनी टफ होती थी कि तुम एक प्लेयर को आउट करने से मैच खत्म नहीं होता था, जैसा कि आजकल होता है। हर टीम का कोई भी बिल्कुल। बंदा कभी भी आकर बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो या फील्डिंग में पूरा मैच बदल देता था। लेकिन ही वाज ओनली वन के जो डोमिनेट करते रहे हम्म। थ्रू आउट, चाहे वो वसीम वकार रहे इन रिस्पेक्टिव मैचेस, चाहे वो मैचेस टेस्ट मैचेस इतने ज्यादा नहीं हो सके इंडिया पाकिस्तान के, बट जो भी हुए उनमें कॉन्टेस्ट आपको देखने को अच्छा मिला। हम्म। क्या बिटवीन द बैट एंड बॉल आपको कोई केमिस्ट्री नजर आ रही है, और गेम विद इन अ गेम चल रही है, मतलब एक माइंड गेम चल रही है एक दूसरे को डोमिनेट करने की। वो सबसे बढ़िया चीज एक जो थी आपको इन 90s किड्स के लिए स्पेशली नजर आएगी। अभी भी हैं, आप कह सकते हैं कि कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट इन अमंग जो करंट प्लेयर्स हैं। कोहली है, विलियमसन है, बट वो जो बॉलिंग अटैक है, उसका जो काउंटर अटैक वो अब वैसा नहीं है। कोहली नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है, विलियमसन है, जो रूट है, स्टीव स्मिथ है, डेविड वार्नर है, लेकिन इनके अगेंस्ट जो बॉलर्स हैं उनमें वो लेवल अब नहीं है। हर टीम में हार्डली एक या दो होंगे, लेकिन पहले अगर आप काउंट करना शुरू कर दें, हर टीम में दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, तो आपके पास जो गैप है उस चीज का कि आप अटैक करें वो बहुत कम है, लेकिन उस बिल्कुल। चीज को भी डोमिनेट करना, ये हम्म। क्वालिटी रही है थ्रू आउट। जबकि खासकर पहले मिडल ओवर में हर टीम के पास एक स्पिनर भी होता था, जो कि आजकल के लेजेंड्स भी कहते हैं, जिनको शेन वॉर्न हो गया, मुरलीधरन हो गया, या इंडिया से कहे तो कुंबले हो गया, पाकिस्तान से कहे तो सकलीन मुश्ताक था, अहमद था, बहुत सारे प्लेयर्स थे। तो उनको भी खेलना एक अलग ही गुत्थी होती थी कि फास्ट बॉलर से तो निपट गए, लेकिन अब स्पिन अटैक को भी तुमको ढंग से ही खेलना पड़ेगा, वरना मैच वो भी खत्म कर सकते हैं आपका। और फिर उन सबको नॉर्मली क्या डोमिनेट होता है करना। कि अगर आपकी बॉलिंग अटैक जो है वो फास्ट में ज्यादा, जैसे लेट्स सपोज अगर आज की मिसाल ले लें, तो जैसे कि न्यूजीलैंड के तकरीबन जो सारे बॉलर्स हैं वो फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं इस मैच में, अगर इसमें इश सोडी को डाल दें तो आपके पास एक स्लाइट एज रहेगा कि यार मैंने अगर फास्ट बॉलर्स को खेल लिया तो पीछे स्पिनर्स हैं, तो उनको अगर मैंने सर्वाइव कर लिया फास्ट बॉलर्स को तो स्पिनर को अटैक कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन उस टाइम पे आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं था, एक से बढ़कर एक बॉलर्स आपके लिए अटैक करने के लिए फिर हैं, और उनको भी डोमिनेट करना, ये बहुत बड़ी बात रही है। बिल्कुल। सो आसिफ भाई की, बट वाई सचिन, वाई नॉट समवन फ्रॉम पाकिस्तान? देयर वर प्लेंटी ऑफ ग्रेट एट ये दैट टाइम ये टू। चीज ये चीज मुझे भी समझ नहीं आई, साफ सी बात है, क्योंकि जब मैंने बताया आपको, जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू की तो 1999 की वो एक मोमेंट रही मेरे जहन में। फिर उसके बाद मैंने 2003 1 2 ये सेशन जब स्टार्ट हो गए, तो उसमें क्रिकेट थोड़ा कम देखा गया मेरी तरफ से, मतलब मैं हार्डली 5 से 6 साल का था, तो इतना ऑब्वियसली नहीं पता था चीजों का। बट उसके बाद 1999 की सीरीज के बाद जो गेम चेंजिंग रही है, वो अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारे अगेंस्ट ही रही है। मतलब जो शोएब को जो छक्का पड़ा, जो कवर्स पे कट सेंचुरियन मार में के, जो तो कट वो मारा। जो 14 सेंचुरियन 2003 वाला, तो वो मुझे लगा यार यार ऐसे कैसे हो सकता है। वही मैं पूछने वाला था कोई, कि क्योंकि आप। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने वो बॉल कराई थी, हाँ। फास्टेस्ट बॉलर बने थे 161। उन्हें एक नाइट को करा के। तो 161 पेस का एक बॉलर है, कुछ दिन पहले उसका रिकॉर्ड बना है, आप उसको ऐसे कैसे मार सकते हैं, और अगली बॉल पे आप फिर उसको लेग पे फ्लिक करके मार रहे हैं, फिर दो बॉल छोड़ के आप उसको स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हैं। मतलब वो जो चीज थी ना, वो उसने कंप्लीट कर दी है कि भाई इसके अलावा कोई नहीं। मेरे ख्याल से वो मैच ही ऐसा था जो जिसने 2003 को याद किया जाता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इतना बड़ा टारगेट इंडिया चेस कर रहा है, और वो पहले 10 ओवर ने ही पूरा मोमेंटम ऐसा शिफ्ट कर दिया कि उसके बाद फिर पाकिस्तान कमबैक ही नहीं कर पाया। वो अगर आप उस मैच को ओवरऑल भी देखें, ये कोई भी मैच है, आपको 250 जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपको वैसी नर्वसनेस स्टार्ट हो हम्म। जाती है, बीइंग एज अ फैन, किसी भी टीम का हो, कि भाई 270 280 तो मुश्किल है। और अगेंस्ट पाकिस्तानी जो बॉलिंग लाइन आप देखें, वसीम है, वकार हैं, शोहेब है, अफरीदी है, सकलैन है, तो ये एक से बढ़कर एक है। तो हम्म। उनको ऐसे ऐसे कट मार रहे हैं जैसे वो गली के हैं, गली क्रिकेट के वो खेल रहे हैं, कभी इधर जा रही है कभी वहां जा रही है। अनफॉर्चुनेटली वो 100 कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन वो 100 की जो 98 है मेरे हिसाब से, वो उनकी अगर ओडीआई की इनिंग्स देखी जाए तो मेरे हिसाब से वो नंबर 1 रही है। उसके बाद फिर वो 175 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट हैदराबाद, ऑस्ट्रेलिया ये है। दो इनिंग्स जो रही है मेरे लिए, ये बहुत अच्छी रही। मतलब थ्रू आउट अगर आप देखे, सिंगल हैंडेडली मैच एंड तक नहीं हो सका, कि हम्म। मतलब नॉट आउट नहीं रहे, बट वो मोमेंटम ऐसा खत्म खराब किया अगली टीम का
कि बस वो सबसे बेस्ट इनिंग्स थी मेरे लिए दोनों। मेरे ख्याल से 175 का बस वो शायद एक ही खराब शॉट खेला था पूरे मैच में, और वो अनफॉर्चुनेटली सीधा हाँ हाथों में जिसमें चला आउट, गया। वो मुझे याद है कि मैं जब देख रहा था मैच भी तो मतलब ऐसे लग रहा था कि सिंगल हैंडेडली मैच जा रहा है, वो जाते जाते अचानक से बस वो, बट वो कह सकते हैं आपके उसमें खराब शॉट कह लें या बॉलिंग कोई अच्छी थी या कैच हो गया, बट वो जो 175 थे वो कई 250 से बहुत बेहतर थे, बिल्कुल। कमाल के थे वो। तो आसिफ भाई मैं वही पूछने वाला था कि आप रावलपिंडी से हैं, और रावलपिंडी से हमें याद आते शोएब अख्तर, और शोएब अख्तर से हमें याद आता है हमेशा वही सेंचुरियन वाला छक्का। और शोएब अख्तर और सचिन का कंपटीशन भी एक ऐसा रहता था कि फास्ट वर्सेस क्लास। तो ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहिए पाकिस्तान बॉलर्स वर्सेस इंडिया जब खेला हो, जो आपको याद हो, बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट कुछ। ये एक सेंचुरियन वाला, अगर मतलब इसके अलावा भी हो रहा है, जब इंडिया ने पाकिस्तान का टूर किया था जिसमें इंडिया जीता भी था अंडर द कैप्टनसी ऑफ सौरव गांगुली, लेकिन वो मैचेस भी थे ऑब्वियसली, पेशावर में 100 बहुत क्लास का था, और फिर जो मुल्तान में 194 थे वो भी कमाल के थे। लेकिन जो एक ओवरऑल आप कह लेना कि जिससे एक ट्रेंड चेंज हुआ ओवरऑल एशियन क्रिकेट का कह लें, स्पेशली इंडियन क्रिकेट का, वो बेसिकली ये वाला था सेंचुरियन वाला, कि अगर वो मोमेंट ऐसा था कि अगर इंडिया वहां पे कहीं वो चेज ना कर पाता या वो उस तरह स्टार्ट ना हो पाता, तो शायद इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप भी ना जीत पाता। बिल्कुल। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा सेट होगा कि आपको एक उम्मीद आ गई कि हाँ इस बार नहीं तो अगली बार, अब नहीं तो दोबारा हो सकता है। बट वही जो सेंचुरियन वाली इनिंग्स थी, अनफॉर्चुनेटली वो थी हमारे अगेंस्ट, बट वो सबसे बेस्ट थी मेरे हिसाब से। हम्म, बिल्कुल। और 2011 में प्लेयर्स भी एक्चुअली वही थे जो 2003 का वर्ल्ड कप खेल चुके थे। जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ थी वो वही वाली थी, और उनको पता था कि कैसे आना है, कैसे डोमिनेट करना है। और हर एक प्लेयर वहां से लेजेंड बना। आप किसी को भी उठा लीजिए, किसी का भी बिल्कुल नाम ऐसे ले ही लीजिए, हर एक प्लेयर लेजेंड था वहाँ पे। ये ये सारी जो अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो जो ये बैच रहा है 1999 2000 2001 का, जिसमें हरभजन, युवराज, नेहरा, जहीर, और ये जो लॉट आई है पूरी, और इनके साथ जो एक्सपीरियंस जुड़ा है, सचिन हो गए, सौरव गांगुली, लक्ष्मण, ये जो एक्सपीरियंस और ये साथ सहवाग वगैरह मिलके चले, एक्सपीरियंस वर्सेस तो यूथ जो मिलके चला, ये बेसिकली एट द एंड आपको एक 2011 का वर्ल्ड कप विनिंग टीम की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मिला। उसमें यूथ भी था, जो यूथ अब थोड़ा मेच्योर हो चुका था, और कुछ आपके पास जो लेजेंड्स थे जो कि एट दी देयर रिटायरिंग एज में थे, बट वो लेके चल रहे थे टीम को एज एन फादर फिगर काइंड ऑफ चल रहे थे। तो एक बहुत अच्छा ये डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, जिसकी वजह से वो 2011 का आपका जो है वो सक्सेसफुल रहा। और वहां भी हमारा सेमीफाइनल पाकिस्तान से ही था, जहाँ पर सचिन को जीवन दान देते गए और सचिन डोमिनेट कर करके पूरा मैच वो निकाल के उनके हाथों वो से। टोटली देखें आप, आपको अगर आपको याद हो तो जब 2003 का वर्ल्ड कप था तो उसमें अब्दुल रजाक ने अब्दुल कैच रज़ाक ने छोड़ा था, कैच छोड़ा था। तो वसीम अकरम ने उस पर कहा था कि ये क्या कर दिया तूने, तूने मैच गंवा दिया। हम्म। वो बाद में उनका क्लिप आया था कि मैंने ऐसे बोला था रजाक को कि यार तूने कैच छोड़ दिए, कैच नहीं छोड़ा, तूने मैच छोड़ दिए। हाँ। तो क्योंकि उससे ही रज़ाक, अगर एटलीस्ट हम क्योंकि जो जब हम रज़ाक था वो शायद प्रिपरेशन करते सर्कल हैं तो, सर्कल पे खड़ा हुआ था, और वो खुद ही जी दो जी तीन बिल्कुल कदम बिल्कुल, आगे आ गया। और मेरे ख्याल से वही आगे दो आ गया तीन और कदम बॉल अगर पीछे चली पीछे गई। होता तो शायद वो हाथों में सीधा कैच होता, हाँ तो शायद मैच चेंज हो जाता। बिल्कुल ऐसी। और जब हम देखते हैं कि जो प्रिपरेशंस होती हैं, अगर हम अपनी आम डेली लाइफ की बात करें, हम एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं तो हमारे जहन में सारी चीजें आती हैं कि पढ़ा क्या था, पढ़ाना क्या था, हम्म। तो सारी चीजें आती हैं। तो जब ऑब्वियसली मैच की प्रिपरेशन होती है तो ये चीजें आती हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था। बिल्कुल। तो अगर वो चीज वो देख लेते हैं कि अगर जैसे 2003 में हमारे साथ होगा तो 11 में नहीं होना चाहिए, हम्म। अनफॉर्चुनेटली कह लें कि वो कैचेस छूटते गए, तो वो एक जो टेम्पो बनता 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 वो ऐसा बना कि वो हमारे से फिर वो चीज ही नहीं हो सका। वो एक बट मेंटल वो प्रेशर क्रिएट 85 किया भी था। बहुत अच्छे थे, बिल्कुल। स्पेशली उसमें जो मैं कहूंगा जो रिव्यू था वो एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि टर्निंग पॉइंट उसमें था। अगर आप एंड तक देखें कि वो रिव्यू ले नहीं रहे थे। हम्म। सचिन आस्ट आई थिंक गौतम वाज ऑन द अदर एंड, ही सेड कि जी हाँ आई थिंक कि आपको ले लेना चाहिए रिव्यू, हम्म। बट सचिन वाज नॉट कन्विंस्ड कि हाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बट गौतम सेड के जी ले लो। तो वो रिव्यू अगर ना होता बिल्कुल। तो मैच वाज एंड। तो मेरे ख्याल में फिर वो शायद इंडिया वैसा रिकवर ही ना कर पाता वहां से। बिल्कुल। वो क्योंकि लास्ट में सचिन के आउट होने के बाद भी मैच एकदम बदल गया था। वो तो सुरेश रैना बिल्कुल थोड़ा सा बदल गया मैच था। ले गया था आगे। रायना फिर एंड में, हाँ जी, तो 36 बस। 35 करने के बाद जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। अदरवाइज जैसे युवराज थ्रू आउट जो है वो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते करते सडनली वो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए, तो एकदम वो भी हो गया कि ये भाई ये तो गया। लेकिन वो अगर टर्निंग पॉइंट जो था वो लेग बिफोर विकेट था, अगर वो वहां पे रिव्यू ना होता तो बिल्कुल। शायद आज वो ट्रॉफी भी ना होती। बिल्कुल। तो अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर जो राइवलरी है वो खुद ही अपने आप में बोलती है।
कि क्या लेवल पे होते हैं। यहाँ पे तो सड़कें खाली हो जाती थी, लोग टीवी सेट पे चिपक के बैठ जाते थे। शायद एक कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था यहाँ पर, कि शायद जितनी गर्मी मैदान के अंदर होती थी उससे कहीं ज्यादा मैदान के बाहर। सो वहाँ कैसा माहौल रहता था? बिल्कुल सेम है इसकी, आप कह लें कि जेरोक्स कॉपी रहती है इधर भी। अगर आप 2011 का सेमीफाइनल देखें तो उसकी व्यूअरशिप जो थी वो सबसे ज्यादा थी, मिलियंस में गई है। हम्म। उसका क्या था कि वो मैच से पहले ही उसका इतना बिल्डअप हो चुका था। 30 मार्च को 2011 को आई थिंक मैच था वो। तो इतना बिल्डअप उसका हो चुका था पहले कि मैच से पहले अच्छा आपको खुद भी नर्वसनेस फील होना शुरू हो गई थी। बिल्कुल। मतलब अगर हम दोस्त बैठे हैं तो बात हो रही है कि क्या होगा, कौन खेलेगा, कौन क्या करेगा। तो मैच 21 से लेके 30 तक जब वो बिल्टअप होता गया मीडिया के थ्रू, बाकी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वो इतना बिल्टअप हो गया कि आप एक मोमेंट पे तंग आ चुके थे लिटरली कि यार ये कब खत्म होगा मैच, कोई कोई और बात भी करें, क्योंकि इतना बिल्टअप हो चुका था, इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी जो कि वैलिड थी। क्राउड ऐसा हो गया था पागल के, ग्राउंड में इतनी टेंशन नहीं रहती। अगर आप उन प्लेयर्स से बात करें तो कहते हैं हम तो नॉर्मल फील करते हैं, लेकिन बिल्कुल। जो क्राउड है, जो आम जनरल पब्लिक है, वो तो बिल्कुल ऐसे कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहते और क्राउड ही सेम होता है जो सिचुएशन यहाँ आपको, पे भी रहती है। क्राउड ही होता है जो आपका बिल्कुल मॉरल क्राउड ही बूस्ट होता है करता बेसिकली, है, जो मोटिवेट करता है। जो आपको मोटिवेट मोटिवेट भी करता है। करता है और डिमोटिवेट भी और करता है। शायद प्रेशर भी इतना तो क्रिएट कर क्राउड देता है का कि आपको बिल्कुल, उसको खड़ा उतरने के लिए बिल्कुल जी जान लगानी पड़ती आई थिंक यही प्रेशर है जो हमें 92 से अभी तक आ रहा है, और है। हम जो है वर्ल्ड कप में जीत नहीं पा रहे। अगर ये प्रेशर में भी थोड़ा सा कम हो तो शायद हम कुछ मिरेकल कर सकें, बिल्कुल। शायद नेक्स्ट टाइम 2023 में। लेट्स सी। तो आसिफ भाई, एक आप सोशल मीडिया हैंडल भी शायद चलाते हैं सचिन के बारे में, क्या आप उसके जी। बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ? बेसिकली मैं स्टार्ट में कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मैं फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया नॉर्मली यूज करते ही है हम लोग। लेकिन 2013 का मुझे याद है, जब लास्ट 200th टेस्ट मैच था सचिन का। तो उसमें मुझे याद है कि जब उसकी हाइप क्रिएट हो रही थी कि लास्ट मैच है, और एक इमोशनल मोमेंट अटैच हो गया था कि पता नहीं क्या होगा इसके बाद, कैसा लगेगा बिना उनके मैच देखे। क्योंकि कभी देखा नहीं था हमने भी फ्रॉम, बेशक मैं पाकिस्तान से हूँ बट उनके बगैर एक कभी सोचा भी नहीं था कि इंडियन टीम विदाउट सचिन खेलेगी। मैक्सिमम यही होता था कि इंजर्ड है तो चलो नेक्स्ट मैच में आ जाएंगे, तो एक होप थी। तो उस मैच में ये था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो लिटरली वो, मैं मुझे आज भी याद है कि मैं टीवी ऐसे खड़े होकर देख रहा था। तो दैट वाज द मोमेंट कि जब मैं हार्डली टीवी टेलीविजन को देख के मैं रोया हूँ। तो वो जब वो फेयरवेल स्पीच मैंने सुनी, और वो जैसे जैसे वो स्पीच बढ़ते जा रही थी तो मेरे आंसू गिरते जा रहे थे। और उसमें इफ यू रिमेम्बर तो उन्होंने एक दफा लाइन भी बोली कि मैं शायद कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, हम्म। या मेरी स्पीच बहुत ज्यादा हो रही है, या इट साउंड्स बोरिंग। तो क्राउड ने हूट किया था कि नहीं बोरिंग नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है। तो वो जो मोमेंट था उससे मुझे मतलब मैं जब काफी मेरी तबीयत नहीं ठीक रही, मैं रोना शुरू हो गया कि यार ये क्या मतलब आज के बाद नहीं देख पाएंगे ये है। तो मैं बैठा हुआ था तो मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूं। मतलब इसको प्रमोट करने में कह लें, या इंडिया से तो मैक्सिमम लोग करते ही हैं, तो व्हाई नॉट फ्रॉम अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी से जाएगा तो एक अलग इमेज जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को ये रहती है कि शायद पाकिस्तान में कोई फॉलो नहीं करता है इंडियन क्रिकेट को, कोई देखता नहीं है, कोई पसंद नहीं करता, या इंडियन प्लेयर्स के बारे में कुछ अच्छा बोलता नहीं है। तो एक वो इमेज तो थी ही, प्लस मेरे एक अपनी थी कि मुझे पसंद थे बहुत, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो वहां से मैंने फेसबुक पे स्टार्ट किया सबसे पहले, सचिन लेगेसी के नाम से मैंने एक स्टार्ट किया कि मेरा मोटिव उसमें यह था कि एक ऐसी लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं जो कि जनरेशन और उसके बाद भी आने वाली जनरेशन तक जो है वो कायम रहेगी। हम्म। तो फेसबुक से मैंने स्टार्ट किया था। फिर तकरीबन उसको मतलब जब इनका लास्ट डेट था उसके नेक्स्ट डे मैंने वो फेसबुक पे वो स्टार्ट कर लिया। इनिशियल जो लाइक्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, मेरे दोस्त भी मेरे अगेंस्ट हो गए कि भाई तुम सपोर्ट तो करते थे शुरू से हमें पता है, लेकिन तुम सोशल मीडिया हैंडल भी बना रहे हो और ये क्या कर रहे हो। अच्छा। तो वो कोई लाइक ना करे, दोस्त ना, मतलब वो सबके साथ था कि यार ये तो तुम प्रो पाकिस्तानी या एंटी पाकिस्तानी बनते जा रहे हो। खैर वो करते करते ढूंढे, कभी एक बंदा मिला, दूसरा मिला, तीसरा, कि वो कतरे कतरे से ना वो समुद्र बना वो। फिर एक ऐसा मोमेंट आया तकरीबन उसको करते करते, मेरे पास तकरीबन 2017 की बात है कि 4 से 5 साल हो गए। सडनली मुझे किसी अननोन की तरफ से, मतलब उसमें मेरे तकरीबन 2 लाख या 3 लाख के करीब तो फॉलोअर्स मेरे फेसबुक पेज पे हो गए बड़ी मुश्किल से। मतलब वो मैं करता गया डेली उसको अपडेट करना, और काफी मतलब बाकी काम छोड़ के मैं ही करता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे को पता लगा कि मेरा पेज रिपोर्ट हो गया और पेज जो है वो मेरा डिलीट हो गया।
अच्छा। तो सडनली मैं जैसे ना कहते हैं कि वो दुनिया ही बदल गई। मतलब अब मैं क्या करूंगा, 2-3 लाख लोगों को मैं 4 साल से उसको जोड़ रहा था, तो ये कैसे मतलब फिर मैं दोबारा स्टार्ट किया फेसबुक पे, बनाता जाऊं तो शाम सुबह बन जाए, 1-2 दिन में पता चले कि फिर रिपोर्ट हो गया और पेज खत्म हो जाए। ओह, मतलब उसमें मुझे 3 साल लग गए इसको फिगर आउट करने में कि हो क्या रहा है एक्चुअली मेरे साथ। फिर 2020 लास्ट ईयर मैंने दोबारा से इसको स्टार्ट किया फेसबुक पे, फिर मुझे ट्विटर पे भी बना लिया, फिर साथ ही यूट्यूब पे भी बना लिया, फिर इंस्टा पे भी। फॉलोइंग कम है अभी फिलहाल, क्योंकि मैं शायद वैसे उसको कैरी नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा उसको ऐसा सोशल मीडिया टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ। हम्म, और मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो मैं वहां से आता हूँ, फिर कई दफा यूनिवर्सिटी में ही अपडेट कर देता हूँ पेज को, कई दफा फोन से, कई दफा घर में आके। तो कोई टीम नहीं है मेरे पास, इंडिविजुअली खुद करता हूँ। तो कुछ ऐसे मैं किया है मैंने अभी तक के ओवरऑल जो 365 डेज हैं एक साल के, उन 365 डेज में सचिन ने जो मेरे से हो सका, कि हम्म, उन्होंने किस किस दिन क्या क्या किया, किस दिन सेंचुरी थी, किस दिन 50 थी, किस दिन क्या कंट्रीब्यूशन दिया एक इंडियन क्रिकेट को, वर्ल्ड क्रिकेट को। तो इस तरह की पोस्ट मैंने अपने पास बना के रखी हुई हैं एक पूरे साल की। उसके वाह, अलावा कुछ पोस्ट मेरे पास इस तरह की हैं, वो मतलब मंथली मैंने पूरा अरेंज करके उसको रखा है कि मंथ वाइज, फिर उसमें डेली है कि जून है तो जून में, अगर आज 23 हम्म, जून है तो आज क्या था, 24 को क्या है, तो वो एक वो पूरा चलता है। फिर उसी तरीके से कुछ एक है डू यू नो के नाम से एक हम्म, पूरा मेरे पास फोल्डर है, उसमें वो कुछ अच्छा, ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि शायद नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, या अगर पता भी है तो उसकी डिटेल नहीं मालूम, तो वो एक उसको अपडेट करना। फिर कुछ बाकी इवेंट्स इसी तरह से मिला जुला के, तो तकरीबन ये काफी मेरे पास कुछ जीबीज में डाटा है जो वाह, मैंने अरेंज किया था। और इसको अरेंज करने में तकरीबन मुझे 3 से 4 वीक्स लगे थे, कि हर मंथ को, हर दिन को ढूंढना और उसको फिर करना। तो पूरा कंपाइल करके फिर एक बर्थडेज वाला भी है, हम्म, कि जिन लोगों ने, जिन सेलिब्रिटीज ने उनके साथ कोई पिक्चर कभी खिंचवाई है, तो उनकी बर्थडे उनको विश करना ऑन बिहाफ ऑफ सचिन पाकिस्तानी फैन। ओके, तो उनकी तरफ से मुझे काफी अप्रिसिएशन मिली, चेतन भगत की तरफ से मुझे एक अप्रिसिएशन मिली थी पोस्ट में ट्विटर पे, उन्होंने वो उसको अप्रिशिएट किया था। फिर इसी तरीके से एक दो तमिल एक्टर्स हैं, उनकी तरफ से आया था कि हमें अच्छा लगा कि यार एक वाह, पाकिस्तानी भी जो है वो इस तरह कर रहा है। क्रिकेटर्स की तरफ से अभी फिलहाल शायद किसी की तरफ से नहीं आया। आई थिंक जहीर वंस लाइक माय ट्वीट, तो ओके, है कोशिश में हूँ कि इन फ्यूचर, और जैसे अभी आपसे बात हो रही है, तो बाकी आपके जो सर्कल है उसमें लोगों को पता चलेगा। हम्म, तो सचिन लेगेसी के नाम से है फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब पे, एक ही नाम से है। तो जब जब टाइम मिलता है अपडेट करता हूँ, बाकी चीजें छोड़ के update करता हूँ, तो मेरा स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। मैं शायद वैसा तो नहीं कर पाता जैसे एक प्रॉपर टीम करती है, मीडिया टीम करती है, लेकिन जो मेरे से हो सकता है, जो चीज मुझे समझ आती है, मैं एक अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, बीइंग एज अ फैन। वाह, इनक्रेडिबल आसिफ भाई, मतलब व्हाट अ स्टोरी, कि इतने सारे ड्रॉबैक्स के बाद भी फिर से वही चीज करते जाना। मेरे ख्याल से यही सचिनिज्म है, यही सचिन फैन का जो प्यार है, बिल्कुल, ये वही एक यही सचिन सिखाता को है कि बना गिरते रखा है। गिरते भी आप दोबारा अपने उसमें। बिल्कुल, बहुत शानदार स्टोरी, बहुत शानदार स्टोरी। तो सचिन की कोई। बट इसका 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 एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, कि मेरे दोस्त वगैरह जो है ना, वो मेरे से इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। अच्छा। वो कहते हैं यार तुम तो, और वो मतलब काफी हो जाते हैं कई दफा। हम्म, बट इन सब के बावजूद मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे हैं, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी कुछ है जिनको पता है कि सर का ये ट्विटर हैंडल है, या ये चीज वो यूज, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे भी पोस्ट वगैरह न लगाता रहता हूँ। अच्छा, तो वो भी जब देखते हैं तो क्लास में भी कई दफा मेरे से बात करते हैं कि सर आप ये क्या पोस्ट कर रहे थे, कुछ ऐसा। तो मैंने वो कहता हूँ हाँ वो भी, मैं उनका फैन हूँ तो मैं तो पोस्ट करूंगा, तुमको जो मर्जी लगे। तो इन सब के बावजूद मैं कर रहा हूँ, तो आगे भी मैं करता रहूंगा इस चीज को कंटिन्यू। मैं कैसे वो जेन एक्स है तो उसको नहीं पता वो 90s का दौर क्या था, तो सचिन की बिल्कुल, लेगेसी ये क्या ऐसे थी। ही ऐसे ही। तो अब वो शायद बाबर आजम को इंस्पिरेशन लेके चलते होंगे, जैसे हम विराट कोहली को इंस्पिरेशन लेके चल रहे हैं। तो जो दिखता है शायद वही वाली चीज होती है। हमने शायद 90s को बट जिया इनके तो अगेंस्ट, बिल्कुल, बट इनके अगेंस्ट जो बॉलिंग अटैक है वो काफी कमजोर है काफी एज वीक है। कम्पेयर टू इन द हम्म, 90s। बिल्कुल बिल्कुल। सो कोई फेवरेट मेमोरी सचिन की आपकी, जो कोई मैच हो या फिर कोई फेवरेट मूवमेंट मेमोरी, हो। फेवरेट मेमोरी मेरी बहुत सारी हैं ओवरऑल अगर देखी जाए तो। जब मतलब मेरे को, जब जब उन्होंने, चाहे वो 1 रन बनाया हो, चाहे 2 रन बनाए हो, चाहे डबल 100 की हो, वो मुझे खुशी ही रही है। स्पेशली जब से मैंने देखना शुरू किया है 1999 के बाद। हम्म, तो जो बेस्ट रही है ओवरऑल, वो मुझे 2-3 इनिंग्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी हैं।
एक थी पर्थ में 148 1992 में। मैं 1992। ऑब्वियसली देख नहीं सका वो लाइव कभी, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, लेकिन बाद में जब मैंने देखा और वो अगेंस्ट दैट बॉलिंग अटैक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो मर्व ह्यूजेस और वो मैकडर्मट आ रहे हैं और वो पर्थ के वो बाउंस हो रही है, लेकिन उस पे खेलना वो कमाल था। फिर ऐसे ही 200 जो डबल सेंचुरी थी ओडीआईज में, वो एक इनक्रेडिबल थी, वो भी एक बहुत अच्छी मेमोरी थी। 175 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट हैदराबाद, वो एक बहुत अच्छी इनिंग्स रही है। फिर 98 अगेंस्ट पाकिस्तान एट सेंचुरियन, वो तो कमाल थी इन सब से ऊपर। फिर जो 2011 वर्ल्ड कप है उसमें भी काफी अच्छी इनिंग्स जो थी रही हैं वो, अगेंस्ट इंग्लैंड 120 अगेंस्ट इंग्लैंड। अनफॉर्चुनेटली वो मैच टाई हो गया, बट वो जो इनिंग्स थी वो बहुत कमाल थी। फाइनल में हालांकि इट डिडंट स्कोर मच, बट वो जो मलिंगा को स्ट्रेट ड्राइव था, वो आज भी ऐसे ना दिल पे छप गया है कि यार वो जो लाइन है ना, वो बस भूलती नहीं कभी। मेरा जो स्टेट ड्राइव का नाम एसटी ड्राइव रख देना चाहिए, क्योंकि शायद उनसे बिल्कुल। प्यारा स्टेट ड्राइव कोई नहीं मारता, और शायद ना ही कोई मार पाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुश्किल है वो ऐसा सिग्नेचर ड्राइव किसी का नहीं। और शायद जो 92 की बात करी आपने ऑस्ट्रेलिया टूर की, वो शायद उनका पहला टूर था, और पहले टूर में बिल्कुल। इंग्लैंड में जाके शतक बनाया, ऑस्ट्रेलिया में जाके शतक बनाया, वो भी एक छोटी सी उम्र में, तो शायद, और वो भी बेस्ट बॉलिंग अटैक जो उस समय होता था। पिचेस अच्छी होती थी, आजकल की पिचेस तो खैर इतनी अच्छी नहीं होती, बैटिंग फ्रेंडली फिर होते थोड़ा हैं, सा बाउंस कम हो गया। लेकिन पहले की पिचेस, पहले के बॉलिंग अटैक और उनके सामने पूरा डोमिनेट करना, तो शायद मेरे ख्याल से इसीलिए उनको ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड। और इसके अलावा भी इन्हीं बातों से मेरे को एक और याद आई, अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2009 आई थिंक, या और 10 था, क्राइस्ट चर्च में वेलिंगटन में 163 नॉट आउट 163। किए थे, रिटायर्ड आउट हो गए थे हम्म। ड्यू टू इंजरी। तो टू वो भी जो थी कि इंजर्ड हो गया लेकिन नहीं, बट वो स्टिल प्लेइंग ऑन के नहीं, मुझे खेलना ही खेलना है। वो इनिंग्स भी बहुत शानदार थी। बिल्कुल। शायद मेरे ख्याल से अगर वो रिटायर्ड नहीं होते उस टाइम, तो शायद पहली डबल सेंचुरी हमको उसी दिन देखने को मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 2009-10 में हम देख चुके होते। और शायद 2009-10 का दौर भी ऐसा था, यहाँ पे वो एक अलग ही फॉर्म में थे। जो उनका पीरियड रहा था बिल्कुल। 7-8, वो 3-4 साल का, वो बहुत ही खतरनाक रहा था। अब उसके बावजूद के उनकी एज जो थी वो बढ़ते जा रही है, बिल्कुल। इज 36 37 38, बट उस 37 38 में भी डबल 100 एक ओडीआईज में करना अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ डेल स्टेन, आप खेल रहे हैं, वेन पार्नल है और इमरान ताहिर, ये सारे शार्ल लांगरफेल्ड वगैरह सब खेल रहे हैं, और उनके अगेंस्ट भी 200 करना, वो भी एक बिल्कुल। बहुत बड़ी एक बात थी। आई थिंक दैट वाज वन स्पेशली ऑफ जब आपको द। लग रहा हो कि अब आपका डिक्लाइन शुरू हो गया है, मतलब आपकी एज बढ़ते जा रही है। नॉर्मली हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं जिसकी एज बढ़ रही है कि वो 50-30 से ही कंट्रीब्यूट करेगा, बट उस मौके पे भी डबल 100 करना और टीम को एक जितवाना मैच, वो बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट इनिंग, कि जहाँ एक भी फॉल शॉट नहीं था, एक भी ड्रॉप कैच नहीं थी। मेरे ख्याल से जितनी हमने डबल सेंचुरीज देखी हैं, कहीं ना एक ड्रॉप कैच हुआ ही है। उसके बाद वो इनिंग बिल्कुल। जाके डबल सेंचुरी हुई है, पर वो ऐसे बैटिंग अटैक, ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने परफेक्ट इनिंग थी। तो आसिफ वो भाई, बहुत बहुत अच्छी मूव थी। ऑन करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है यॉर्कर। यहाँ मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो कि सचिन के रिलेटेड होंगे, और आपको उनका जवाब देना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सचिन, I'll try कि मैं तमाम क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। मुझे पूरा भरोसा है, जैसे ही मैंने आपकी स्टोरी सुनी कि आप बिल्कुल दे पाओगे। सो मेरा पहला सवाल यह है कि सचिन ने ओडीआई में कितने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं? 62। बिंगो। और तो बात करें 2010 की, तो सचिन ने आईपीएल में ऑरेंज कैप जीती थी। तो उस ऑरेंज कैप के टाइम पे सचिन ने कितने रन बनाए थे? 618। 618, बिल्कुल, जो कि एक मेरे ख्याल से पहली ऑरेंज कैप थी किसी भी इंडियन खिलाड़ी की, उसके बाद फिर किसी कोहली ने किया था। इंडियन कैप्टन की। तो दैट वाज अ ग्रेट। तो माय लास्ट क्वेश्चन, कि सचिन ने किस बैट्समैन को सबसे ज्यादा बार डिसमिस किया है? इंजमाम को, अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारे अगेंस्ट है, 7 दफा 7 टाइम्स। बिल्कुल सही। आई थिंक इंजमाम की स्टोरी भी और इंडिया की स्टोरी भी बड़ी खतरनाक होती थी, कि इंजमाम को आउट करने के लिए हम बहुत कोशिशें करते थे, वो टिक जाते थे। कुछ टिक प्लेयर्स ऐसे जाते होते थे थे, जैसे बिल्कुल। सईद अनवर हो गया, या फिर इंजमाम हो गया, ये शायद कहीं चले इंजमाम ना और चले, यूसुफ यूसुफ हो गए, कहीं के चले ना चले, अगेंस्ट कि पाकिस्तान तो इंडिया के चलेंगे, खिलाफ अगेंस्ट इंडिया जरूर तो चलेंगे। चलेंगे। बिल्कुल। तो हम बस उस समय वही रहता था कि इनको आउट करो तो हमारा मैच बन जाएगा। सो नहीं, इंजमाम इज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल बिल्कुल। सो आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। वी हैव टू एंड हियर। इट्स बीन अ फैंटास्टिक टॉकिंग विद यू, फैंटास्टिक थैंक यू स्टोरीज। फॉर हैविंग मी। मैं तो कब से ही ढूंढ रहा था कि कोई मेरे को मिले जो मेरे से इस टॉपिक पे बात करे, और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है, मुझे इनवाइट किया कि मैं आपसे बात कर सकूं
या हाफ एन आवर, बहुत अच्छा लगा मेरे आई को थिंक आपसे इट्स बात। आवर प्लेजर टू हैव यू हियर। तो और बिल्कुल मैं जाकर वो सचिन लेगेसी वाला पेज जाके लाइक करने वाला हूँ। तो प्लीज मेरे साथ लिंक भी शेयर करना अगर मेरे को ना मिले तो। तो ये चारों इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब पे मिलेगा आपको ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी जाके वही लाइक करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच आसिफ भाई, गुड बाय थैंक यू। एंड टेक केयर। ओके ओके, गुड बाय। बाय।